सोचो कि तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे। कलमा शहादत पढ़ लो कौम सकीन। मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ अर्थरुल, मुस्तकीन को मेरे हवाले कर दो। सिपाहियों, जंगेज खान के मेरे बहादुर सिपाहियों, हम यहाँ पर इंतकाम के लिए जमा हुए हैं। इंतकाम लेने के लिए, इंतकाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में बानो जिजे दुआन से कहती है कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो, तुमने दो दुर्गा कबीले को इस साजिश से बचा लिया है। और फिर दुआन कहता है कि अगर तुम यहाँ न होती तो बहुत सा खून बहता और सच भी सामने ना आता। बानो जिजक दुआन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे तलाश कर लेना। यह कहकर बानो जिजक चली जाती है और दुआन से आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूँगा जब हमारे कबीले कहीं और सफ़र कर रहे हों। तो बानो जिजक कहती है कि तुम हमेशा मेरे दिल में हो। यह कहकर बानो जिजक शर्मा कर चली जाती। दूसरी तरफ आयमा खातून के खेमे में जगह बनाने की मनसूबाबंदी हो रही। आयमा खातून हकीम अर्तुग से कहती है कि अगर तुतकीन को मुनासिब लगे तो इस जरगे की सरबराही आप करें। तुतकीन कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरा गुस्सा इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। हकीम अर्तुग कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तुतकीन कहता है कि मैं मुस्तकीन का सर नहीं उतारूंगा। अर्थरुल ने ही मेरी आंखें खोली हैं और उसका पर्दाफाश किया है, तो अर्थरुल की ही ये जिम्मेदारी है उसका सर उतारने के लिए। अर्थरुल सबसे पहले तो उसे मना कर देता है और मुस्तकीन को सर उतारने के लिए तुतकीन को कहता है, लेकिन तुतकीन के इसरार पर वो मान जाता है। सादतीन कोपेक के पास मुस्तकीन के सिपाहियों का कमांडर आ जाता है और वह कहता है कि अर्थरुल ने हमारे मार्ब्रेव को गुलाम बनाकर कबीले ले गया है। ये सुनकर सादतीन कोपेक चौंक जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। कमांडर कहता है कि तुतकीन और संगरतकीन ने मिलकर मुझे और मेरे सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था और वो कह रहे थे कि आप और मुस्तकीन दोनों गद्दार हैं। सादतीन कहता है कि आखिरकार वो रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम गाय कबीले के जान तरफ जा रहे हैं। सादतीन कोपेक लकड़ी के उस तख्ते को तोड़ देता है जिसके ऊपर वो कई दिनों से काम कर रहा था। दूसरी जानिब कबीले में जिरगा शुरू हो जाता है और मुस्तकीन को पकड़कर जिरगे में लाया जाता है। और हकीम अर्तुग कहता है कि दो दुर्गा कबीले ने मुझे इस जिरगे का सरबराह माना है क्योंकि मेरा कुरकुत सरकार से कोई खूनी रिश्ता नहीं, हम सिर्फ इंसाफ करना चाहते हैं। मुस्तकीन कहता है कि तुम सब में से कोई भी मेरा जज नहीं बन सकता और मुझे पता है कि इस खेमे में इंसाफ नहीं होगा। अर्थरुल की फितनाबाजी ही जीतेगी और मैं इस फितने को और इस फैसले को नहीं मानता। हकीम अर्तुग कहता है कि अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपनी बारी आने पर कह सकते हैं और अभी बैठ जाएं। मुस्तकीन कहता है कि मैं किसी के सामने घुटनों के बल नहीं बैठूंगा और अर्थरुल के इशारे करने पर तुर्कुत और बमसी उसको घुटनों के बल बिठा देते। जिरगे के खेमे के बाहर बहुत सारे सिपाही तैनात थे और कबीले के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। जिरगे की अदालत में कार्रवाई शुरू करते हुए आयमा खातून अब कहती हैं कि दरवेश इसाक से गोंजागोल को पता चला कि सलजान जड़ी बूटी लेने के लिए कबीले से बाहर गई। हकीम अर्तुग कहता है कि क्या दरवेश ये बात सच है। दरवेश कहता है कि हाँ ये बात सच है। आयमा खातून कहती हैं कि गोंजागोल और आयतुल्लाह ने मेरी बहू का पीछा किया और मैं अब्दुल रहमान को लेकर उनके पीछे चली गई और मैं जब वहां पहुंची तो वो मेरी बहू को मारने की कोशिश कर रही थी, उसी वजह से मुझे आयतुल्लाह को मारना पड़ा। मुस्तकीन कहता है कि ये सब झूठ है, मेरी बहन और बेटी दोनों बेगुनाह हैं। हकीम अर्तुग कहता है कि सलजान खातून आपने बताया है कि गोंजागोल भाग रही थी, आपने उसका पीछा किया, तो उसके बाद क्या हुआ। सलजान खातून कहती हैं कि वो मुझे मिल गई थी और वो मुझे अपने खंजर से मारना चाहती थी। इसी दौरान मैंने अपना बचाव किया जिसकी वजह से वो भागने में कामयाब हो गई। हकीम अर्तुग मुस्तकीन से कहता है कि क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं। मुस्तकीन कहता है कि ये गंदा खेल कब खत्म होगा, तुम सबसे इसका हिसाब लिया जाएगा। हकीम अर्तुग अर्थरुल से कहता है कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। अर्थरुल कहता है कि इस मामले के पीछे कोई और ही है। मुस्तकीन का जुर्म साबित हो चुका है, मैं इसको एक और मौका देना चाहता हूँ। अगर वो चाहे तो अपने कत्लों का इतराफ़ कर ले जो कि सादतीन कोपेक के कहने पर इसने किए हैं। इस तरह हम एक रियासत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हकीम अर्तुग मुस्तकीन से पूछता है क्या ये सच है, क्या आप इसका इतराफ़ करते हैं। दूसरी जानिब से सादतीन कोपेक अपने सिपाहियों को लेकर कबीले की तरफ रवाना था। मुस्तकीन जवाब में कहता है कि मैं तुम्हारे अर्थरुल झूठों के सामने नहीं झुकूंगा। सादतीन कोपेक उन सब लोगों से एक हिसाब लेगा जिन्होंने तुम्हारे झूठ के ऊपर यकीन किया है। हकीम अर्तुग कहता है कि अपनी हद में रहो मुस्तकीन
اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سنانے لگتا ہے۔ گواہوں کے بیانات مطابق آپ قصوروار ثابت ہو گئے ہیں۔ گمستقین یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے آیت اللہ نے اور گونجا گول نے مل کر یہ قتل کیے ہیں۔ گمستقین کہتا ہے کہ تم سب پر لعنت برسے گی، اور توتکین اس کے بعد کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا سزا ارطغرل کے ہاتھوں ہو کہ اس نے دودرگا قبیلے کو بچایا ہے۔ حکیم ارطغرل کو حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں اسے خیمے کے باہر سزا والی جگہ پر لے جاؤ۔ ترگت اور بمسی اسے خیمے کے باہر لے جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ قاتل ہے، اسے مار دو۔ پھر ارطغرل اور باقی جرگے کے لوگ بھی باہر آ جاتے ہیں۔ گمستقین بلند آواز میں سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ارطغرل کی بہتانوں کے اوپر یقین مت کرو، میں بے قصور ہوں، آیت اللہ اور میری بیٹی وہ بھی۔ امیر سعادتین تم سب سے اس کا حساب لے گا، میں تمہارا مار بریو ہوں، ایسا مت کرو۔ لوگ پھر سے نعرے لگانے لگتے ہیں، یہ قاتل ہے، اسے مار دو۔ پھر ترگت اور بمسی اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور ارطغرل کہتا ہے کہ سوچو کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے۔ کلمہ شہادت پڑھ لو گمستقین۔ ارطغرل جیسے ہی تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے، قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، اور اس کے بعد سب لوگ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ سعادتین کوپیک وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور اس گھوڑا ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ گمستقین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ سلطان علاؤالدین کی خاطر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ یہ سزا روک دو، اور ارطغرل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر سعادتین کوپیک غصے سے کہتا ہے کہ ارطغرل اپنی تلوار نیچے کرو، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ ماربریو کو اس کی بے بنیاد الزاموں سے چھڑا۔ دونوں قبیلوں کے جرگے نے ماربریو کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ درو خاتون اور کورکت صاحب کے قاتلوں کا فیصلہ کیا ہے۔ سعادتین کوپیک کہتا ہے ارطغرل اپنے حد کو عبور مت کرو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد قبیلے کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اتنے میں عامہ خاتون بول پڑتی ہیں، امیر سعادتین میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ درو خاتون اور کورکت بھائی کا قتل گونجا گول اور آیت اللہ نے کیا ہے، میں اس بات کی گواہ ہوں، لیکن گمستقین کا اس میں کیا قصور ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ اس نے اپنی بہن اور بیٹی کو استعمال کیا ہے ماربریو بننے کے لیے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے ارطغرل؟ توتکین کہتا ہے کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ پھر گمستقین کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے امیر سعادتین، ارطغرل نے ان سب کے دماغوں میں زہر بھرا ہے۔ امیر سعادتین کہتا ہے کہ اب میں ارطغرل اور گمستقین کو اپنے مہمان خانے میں لے کر جاؤں گا اور ان سے کچھ سوال کروں گا۔ سچ کو سامنے لانا میری ذمہ داری ہے، ورنہ جرگے میں موجود تمام لوگوں کو ریاست کے خلاف باغی سمجھا جائے گا، یہ میری آخری انتباہ ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم مرنے سے خوفزدہ نہیں ہیں، الحمدللہ۔ میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں ارطغرل، ماربریو کو میرے حوالے کر دو۔ سپاہیوں، اس کے بعد ارطغرل گھومتا ہے اور اپنے ایک ہی وار سے گمستقین کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ سعادتین کوپیک چوک جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال لیتا ہے، اور پھر ارطغرل اس گمستقین کا سر اٹھا کر سعادتین کوپیک سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے ماربریو کو اب لے جا سکتے ہو۔ یہ مت سوچو کہ اب تمہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا ارطغرل، اب تمہیں ریاست کا دشمن طور دیکھا جائے گا۔ مجھ سے اور ریاست کے غصے سے ڈرو، تم سب امن اور سکون کو بھول جاؤ گے۔ جن لوگوں نے ارطغرل کا ساتھ دیا ہے ان سب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر سعادتین اپنا گھوڑا موڑتا ہے اور سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا ہے کہ آپ سب عوض خان کے شاندار بچے ہو، اور میں نے آپ کی آنکھوں میں ایک خوف دیکھا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خوف آپ کے ریاست کے لیے محبت کی وجہ سے ہے، لیکن آپ امیر سعادتین سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ ایک کچرے کا ٹکڑا ہے، کیونکہ تم سب ریاست کے لیے کھڑے رہے ہو اور آگے بھی کھڑے رہو گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب شیطانوں کو کاٹ کر باہر پھینکیں جو کہ ہماری ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے انصاف کیا ہے، بے شک اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ارطغرل اور حکیم ارطغرل گندوگدو کے خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں اور سلجان کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ارطغرل سے کہ اب گندوگدو سپاہی سالار کے طور پر نہیں رہ سکتا، اسی لیے ہمیں دونوں قبیلوں کی سلامتی کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل ایک خنجر کو آگ کے انگاروں میں گرم کرتا ہے تاکہ گندوگدو کے پھوڑے کو صاف کیا جا سکے۔
दूसरी जानब मुस्तकीन को कबर खोद कर दफन कर दिया जाता है, जिसके बाद तो 3 सिपाही वहां से चले जाते हैं। एक तुतकीन का खास सिपाही वहां पर बैठ जाता है और वो कहता है कि वो कबर की जानिब देख कर कहता है कि मुस्तकीन साहब, जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उनसे उस चीज का बदला जरूर लूंगा। जब तक बदला ना ले लूं, अरतुगरुल को सुकून से नहीं बैठने दूंगा। दूसरी जानिब तुर्गुत हथियार बनाने की जगह पर जाता है और दैनी ताबीर को याद कर कर दुखी हो जाता है। इतनी देर में अरतुगरुल आ जाता है और अरतुगरुल पूछता है कि तुर्गुत क्या कर रहे हो। तुर्गुत कहता है कि आज तुराली सिपाही के तौर पर अपना पहला कदम बढ़ाने वाला है, इसीलिए मैं उसके लिए एक तलवार बनाना चाहता हूँ। उसके बाद अरतुगरुल और तुर्गुत दोनों मिलकर तुराली की पहली तलवार बनाने लगते हैं। दूसरी जानब नयान फिर से वापस आ जाता है और एक गार में अपना डेरा बना लेता है। उसके साथ औरोबिल जी और काफ़ी सारे सिपाही भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनके जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए नयान एक तकरीर करता है जो कहता है कि जंगेज खान के मानने वाले मेरे बहादुर सिपाहियों, हम यहाँ पर इंतकाम लेने के लिए जमा हुए हैं, इंतकाम लेने के लिए। उसके बाद नोयान जिंदाबाद के वो नारे लगाने लगते हैं और नोयान रक्स करने लगता है। दूसरी जानिब अमीर सादतीन ने कुछ शायरों को अपने पास बुलाया हुआ था। एक शायर कहता है कि अमीर सादतीन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या आपके खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं? इंशाल्लाह आपके इंसाफ के बाद वो अपने हद में आ जाएंगे। सादतीन कहता है कि इंतकाम इंसाफ का दूसरा नाम है, जब इंतकाम लिया जाता है तो इंसाफ होता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आप फाइवर पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुख्तलिफ किस्म के टास्क को कंप्लीट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उस रेवेन्यू को आप पे ऑन ईयर ATM कार्ड के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सुलेमान और आप देख रहे हैं ट्रिक्स की दुनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरह से फाइवर के ऊपर काम करके पैसे कमा सकते हैं बहुत ही जल्दी, और वहाँ पे आपको कितनी जल्दी ऑर्डर मिलते हैं ये आपके जहन में, आपकी सोच से भी ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने जो है 18 दिन के अंदर ही एक ऑर्डर हासिल किया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो उनके मेरे फाइवर से रिलेटेड जो भी सीरीज़ मैंने अपलोड की हैं उनको देख के आप पैसे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल लो कंपटीशन है और यहाँ पे आप लोगों को जो है 2100 सर्विसेज लोग दे रहे हैं और वो भी 3 घंटे में वाइट बैकग्राउंड रिमूव करके, यानी कि 25 इमेज दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे 2 घंटे कर लें और 25 इमेज के बजाय 30 कर लें, वो भी $5 में। तो आपके ऑर्डर आना आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि यार टाइम भी कम ले रहा है और इमेज भी ज़्यादा रिमूव करके दे रहा है, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं आपके रैंक होने के। और फर्स्ट पेज पे आप कैसे आएंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे इनसे कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे कॉपी नहीं करनी, आपने किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं करना है। टाइटल और टैग्स आपने यहाँ से कॉपी करके 2-3 गिग्स की अपने हिसाब से अपने पास एक बुक में, एक पैड में वहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद आपने जस्ट उस आइडिया लेना है कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के गिग्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप वीडियोस बना, आप यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपके सामने गिग्स मिल जाएंगे। वहाँ पे उनके टैग्स को आपने कॉपी करके अपने कॉपी पैड में वहाँ पर आप अपने पास जो है यूज़ कर सकते हैं और उनके से रिलेटेड आपने कुछ अलग करने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे एक गिग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये जो है किस तरह से काम करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और ताकि मज़ीद वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो पाएँ। तो फाइवर से रिलेटेड मैंने और भी बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा हमारे फाइवर सीरीज़ के ऊपर। तो चलिए हम ये फर्स्ट वाला जो है वाइट बैकग्राउंड 3 आवर्स इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस देखने को मिले। तो यहाँ से मैं मोबाइल में, इसी वजह से मोबाइल के अंदर ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ताकि किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, किसी के पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होता, वो मोबाइल के ऊपर ही काम करते। तो यहाँ से मैं अपने गूगल क्रोम में ही ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अपने गूगल क्रोम में ही अपने पास ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई मसला आपको पेश नहीं आएगा।
यहाँ पे आपने इनसे जस्ट आइडिया लेना है। यहाँ पे ये आपकी इनकी बेसिक प्राइस $5 है, और यहाँ पे इनके अगर आप अपने पास चाहें तो ये सारी चीज़ें अपने पास ही अपने कीवर्ड्स के हिसाब से, कीवर्ड रिलेटेड आप गिग बनाते हैं तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आपने टारगेट भी ज़रूर करना है। कीवर्ड किस तरह से सर्च करेंगे उसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, उनको भी आप लोग ज़रूर जाके देखिए। मैं उनके प्ले लिस्ट फाइवर के ऊपर एक प्ले लिस्ट मैंने बना लिया है, तो वहाँ से आप लोग देखकर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ से ये जो काम किस तरह से कर रहा है ये इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। 4 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे इनके पास 5 साल की एक्सपीरियंस है। और यहाँ से मेन चीज़ यही है कि आपने इनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना। अगर डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी किया तो फाइवर आपको और उन दोनों उसको भी हो सकता है कि फाइवर ब्लॉक कर दे। फाइवर को ऐसा लगता है कि ये सेम बंदा है जो कि मुख्तलिफ किस्म के जो है अकाउंट्स बनाकर यहाँ पे फाइवर के ऊपर बनाता जा रहा है। फाइवर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप एक ही बंदा 2 अकाउंट्स इस्तेमाल करे। तो मैं यहाँ से आप बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊँगा वीडियो के एंड में, तो वहाँ से आपने उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसका लिंक दे दूँगा। चलते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। सो यहाँ से इसका जो लुक है वो आप कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अपलोड के ऊपर आपने एक इमेज ले लेना है, अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है और नीचे आप अपलोड करेंगे। ऊपर से आपकी अपलोड कंप्लीट होगी और 5 सेकंड के बाद आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का तरीका है। यहाँ से आप उसको उन लोगों को 25 से आप 30 इमेज भी 1 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने उनको लिख लेना है कि हम आपको ये 2 घंटे में या 3 घंटे में आपने टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि आपको काम करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ आपसे बिल्कुल मिस ना हो पाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।